Hello everyone, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. So students, उम्मीद है कि इस कोरोना क्राइसिस के समय में आप सभी सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट के 3rd चैप्टर रंगाज मैरिज रिटेन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर के टेक्सचुअल क्वेश्चन के आंसर और उसके हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हैं। साथ ही इस स्टोरी में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बताया गया है। बहुत ही आसान भाषा में प्रश्नों के उत्तर को समझाया गया है। फिर भी यदि कुछ समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा चला कर देखें और समझें। सो डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझें कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ, इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, अंग्रेजी इन्फ्लुएंस यानी होता है प्रभाव। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव जो हैं वो हमारे भाषा के तौर पर और जीवन जीने की तरीके पर कैसे पड़ा हुआ है। तो संक्षेप में कहें कि जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवन पर परिलक्षित अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी लाइफ स्टाइल, इंग्लिश लाइफ स्टाइल के प्रभाव पर कमेंट करें। व्हाट इज़ नैरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश। साथ ही ये भी बताएं कि हमारे नैरेटर का अंग्रेजी भाषा के प्रति क्या रवैया है। तो आंसर है कि ड्यूरिंग लास्ट 10 years इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इंट्रूड इनटू इंडियन कंट्री साइड। तो इंट्रूड मतलब क्या होता है कि घुसपैठ करना, अपनी पकड़ बनाना है। पिछले लगभग 10 सालों में, पिछले 10 साल यानी कि कौन से 10 साल, आज जब कहानी लिखी गई है उसके पहले के 10 साल। तो धीरे धीरे जो है इंग्लिश भाषा जो है भारतीय गांव में अपनी पकड़ बनाने लगी थी। देन देयर आर मेनी पीपल हु स्पीक इंग्लिश नाउ। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में बहुत ही कम लोग, इक्के दुक्के लोग ही अंग्रेज़ी भाषा बोलते थे, अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो काफ़ी लोग हैं जो कि अंग्रेज़ी भाषा में बातचीत करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल यूज़ इंग्लिश वर्ड्स वाइल स्पीकिंग कन्नड़ा। और तो और लगभग सभी लोग जब अपनी मातृभाषा बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तो बीच बीच में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते समय अनजाने तौर पर ही ढेरों अंग्रेजी के शब्दों का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे ही देखिए कि आपको जब मैं ये वीडियो समझा रही हूँ तो बीच बीच में इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, दिस सीम्स डिस्ग्रेसफुल टू द नैरेटर। और हमारे नैरेटर को अपनी मातृभाषा कन्नड़ बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही डिस्ग्रेसफुल लगता है, बहुत ही उसे बुरा लगता है। रंगा वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो कहानी का किरदार है, हमारे कहानी का जो कैरेक्टर है रंगा, वो भी इंग्लिश वे ऑफ लिविंग से बहुत प्रभावित है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला? एज ए वॉन्टेड टू मैरी विद ए मैच्योर गर्ल हु कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग। रंगा जब बेंगलोर से इंग्लिश एजुकेशन ले करके आता है तो उसके गांव का जो कस्टम था, चाइल्ड मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, है ना, इन सब के बारे में उसके जो विचार हैं उसमें एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो अब किसी बच्ची टाइप की लड़की से शादी नहीं करना चाह रहा था, एक ऐसी लड़की से शादी करना चाह रहा था जो मैच्योर हो। ठीक है, तो मैच्योर से क्या मतलब कि वो लड़की उसकी भावनाओं को समझ सके, उसकी बात को समझ सके।
इसके अलावा ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ अरेंज्ड मैरिज। तो जैसा कि उस समय गांव का कस्टम था, बच्चे छोटे होते थे जब भी उनकी शादी कर दी जाती थी, तो अब वो चाइल्ड मैरिज के भी खिलाफ है और साथ ही अरेंज्ड मैरिज के भी खिलाफ है। उसका ये मानना था कि जिनकी शादी हो रही है उनको चाहिए कि वो एक दूसरे को जान रहे हों पहले से। दिस शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश वे ऑफ लाइफ ऑन द माइंड ऑफ यंग एजुकेटेड इंडियंस। तो ये वही सब चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि पढ़े लिखे युवा भारतीयों के मन मस्तिष्क पर अंग्रेजी वे ऑफ लिविंग, इंग्लिश वे ऑफ लिविंग ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा हुआ है। देन सेकेंड क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजर्स perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of stars, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि वन हु स्टडी द स्टार्स, जिसे हम आम भाषा में ज्योतिष कहते हैं। परसेप्शंस यानी कि अवधारणाएं, उनके जो बेस होते हैं। हेयरसे का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातें, जिसे हम कहते हैं अटकलबाजी। एंड कंजेक्चर से यानी क्या होता है, अनुमान। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी जो परसेप्शन है, उनकी जो अवधारणाएं हैं, वो सुनी सुनाई बात और कंजेक्चर यानी कि अनुमान के ऊपर ज़्यादा आधारित होती हैं, बजाय इसके कि वो तारों का या राशियों का अध्ययन करके बातों का पता लगाते हैं। कमेंट विद रेफरेंस ऑफ द स्टोरी। रंगाज मैरिज का रेफरेंस देते हुए, इस स्टोरी का रेफरेंस देते हुए इस बात पर कमेंट करिए। सो सम से दैट एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस इफ स्टार्स आर कैलकुलेटेड करेक्टली, है ना। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि यदि राशियों की सही ढंग से गणना की जाए, राशियों की का कैलकुलेशन बहुत सही ढंग से की जाए, तो एस्ट्रोलॉजी एक व्यवस्थित विज्ञान है। देन सम से इट्स ए मेयर गेस वर्क, और जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ ये गेस वर्क है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख करके और वो जो पूछते हैं उसी से थोड़ा सा अनुमान लगा करके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बातें बताते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द नैरेटर यूजेज अ एस्ट्रोलॉजर टू नो द फीलिंग्स ऑफ रंगा फॉर रत्ना। फीलिंग्स ऑफ रंगा फॉर रत्ना, है ना। तो रंगा के मन में रत्ना के प्रति क्या फीलिंग है और वो फीलिंग कितनी सिंसियर है, कितनी डीप है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारा जो नैरेटर है ये एक एस्ट्रोलॉजर का यूज़ करता है ना। तो कैसे यूज़ करता है? ही ट्यूटर्स द एस्ट्रोलॉजर व्हाट ही हैव टू से बिफोर हैंड। ठीक है, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसे पहले से ही उसको बता देता है कि कल हम एक बंदे को लेकर के आएंगे और उसके सामने आपको क्या क्या कहना है, क्या क्या बताना है, कैसे कैसे कहना है, ये पहले से ही ट्यूट कर देता है, पहले से ही ब्रीफ कर देता है। ठीक। देन व्हेन नैरेटर टुक रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर, अब दूसरी दिन नैरेटर हमारा जब रंगा को लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, he took out his paraphernalia. Now what is paraphernalia? ज्योतिष को देखने के लिए जो तामझाम यूज़ करते हैं वो निकाला। तो क्या था? दैट इज़ 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 पेपर के 2 शीट निकालें। सम कौड़ीज, कुछ कौड़ी निकाली। कौड़ी क्या होती है? सफ़ेद रंग का शंख जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आप चित्र में देखेंगे। देन ए बुक ऑन पाल्मायरा लीव्स, और एक छोटी सी पोथी खजूर के पत्तों के ऊपर लिखी हुई वो निकाली, है ना। तो ये सारा पूरा तामझाम निकाल कर रंगा के सामने रखा। ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग समथिंग ही टोल्ड दैट रंगा वॉज थिंकिंग अबाउट ए गर्ल।
है ना। अब इसके बाद थोड़ी सी उसने नाटक किया। नाटक क्यों किया? क्योंकि उसे तो पहले से ही मालूम था कि क्या बोलना है, तो भी उसने नाटक किया। उंगली के ऊपर वो गिनना चालू कर दिया, वो कुछ कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि जो रंगा है वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। आगे वो क्या बोलता है? एंड शी हैड द नेम ऑफ समथिंग दैट इज़ फाउंड इन द ओशन। और आगे वो बोलता है कि वो जिस लड़की के बारे में सोच रहा है उस लड़की का नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र से निकला है या समुद्र में पाया जाता है। देन फिर उसके बाद जब नैरेटर पूछता है तो उसके बाद ही ऑल्सो एश्योर्ड हिम दैट देयर इज़ ए चांस टू गेट मैरिड विद द गर्ल। कि जब नैरेटर उससे पूछता है तब वो बोलता है कि हाँ, इसमें जो स्टार्स हैं उनकी गणना से ये तो पता चल रहा है कि रंगा जिस लड़की के बारे में सोच रहा है बहुत चांस है कि उसी लड़की से उसकी शादी हो जाए। रंगा वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब रंगा को तो कुछ मालूम नहीं था नैरेटर की इस प्लानिंग की, है ना, नैरेटर और एस्ट्रोलॉजर की इस मिली भगत के बारे में। तो जब जैसे जैसे वो बताता गया, है ना, तो बहुत इम्प्रेस हो गया। अरे, एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है इतना कारगर होता है, उसे मालूम नहीं था। इसके बाद रंगा और जो नैरेटर है वो वापस आ जाते हैं और इस शाम के समय हमारा जो नैरेटर है वो फिर एस्ट्रोलॉजर यानी शास्त्री से मिलता है। मिलने के बाद बड़े व्यंग से वो कमेंट करता है, अरे वाह शास्त्री जी, आपका जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वो तो बड़ा विलक्षण है, बहुत गजब का है, सारी बातें सच्ची बता दी बिल्कुल, है ना। तो आफ्टरवर्ड रिप्लाइंग ऑन द कमेंट ऑफ नैरेटर, तो नैरेटर जब ये कमेंट करता है तो शास्त्री को बहुत बुरा लगता है और तुरंत वो इस कमेंट का जवाब इस तरह देता है, Shastri told that he could have find it out himself from the study of stars। तो वो एकदम जवाब देता है कि तुमने जो कुछ बताया मैंने उसके आधार पर भविष्यवाणी की, लेकिन अगर तुम नहीं बताए होते तो हम अपने शास्त्र के स्टडी से ये सारी चीज़ें सही सही पता लगा लेता, है ना। तो शास्त्र की स्टडी तो किया नहीं था क्योंकि रंगा को तो अपनी राशि भी नहीं मालूम थी, है ना। तो दिस शोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन मेयर हेयरसे एंड कंजेक्चर। तो ये बताता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें यानी कि लोगों की अटकलबाजी पर एंड कंजेक्चर यानी कि अनुमान पर, या आप कह लें उनके बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर के ऊपर ज़्यादा आधारित होती हैं, बजाय इसके कि वो स्टार्स का यानी कि राशियों का कैलकुलेशन करके निकालते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस, है ना। थोड़ा सा ये समझ लें कि पहले जैसा कि गांव का रिवाज था कि अरेंज्ड मैरिज होता था, चाइल्ड मैरिज होता था, अब ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस कहानी में जैसा बताया गया है कि पहले किस तरीके से वेडिंग अरेंज की जाती थी वैसा अब नहीं होता है। उस समय और तरीके के कंपैरिजन में इंडियन सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है, कम से कम शादी अरेंज कमरे के मामले में, है ना। तो आइए इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं। इन द पास्ट मैरिजेज आर जनरली अरेंज्ड बाय पेरेंट्स एंड रिलेटिव। तो पास्ट में यानी कि बहुत पहले जो शादियां थीं वो माता पिता या रिश्तेदार ही बनाया करते थे, वो जमाया करते थे बच्चों की शादियाँ। देन द कंसेंट ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो कंसेंट यानी कि सहमति, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे दुल्हन की जो सहमति होती थी वो कोई मायने नहीं रखती थी। क्यों नहीं मायने रखती थी? क्योंकि उस समय
चाइल्ड मैरिज जो था वो प्रचलन में था, और कभी कभी तो बच्चे इतने छोटे होते थे कि गोद में लेकर के लोग शादी कर देते थे। तो ये छोटे बच्चे तो ये भी नहीं जानते थे कि शादी क्या होती है या उनकी शादी हो रही है, तो उनके कंसेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। ठीक है, या वो अपनी शादी खुद अरेंज करें, एक दूसरे को पसंद करें, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए पेरेंट्स ही उनकी शादी अरेंज करते थे। बट नाउ द कंडीशंस आर डिफरेंट। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। चाइल्ड मैरिज इज़ नाउ लीगली बैंड। कानूनी तौर पर जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, ये बिल्कुल प्रतिबंधित हो गया है, बैन हो गया है। लीगली द मिनिमम एज फॉर गर्ल इज़ 18 एंड 21 फॉर बॉयज़। तो कानूनी रूप से अब ये तय कर दिया गया है कि विवाह के लिए कम से कम उम्र लड़की की 18 साल और लड़के की कम से कम उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है। अगर इससे कम उम्र में लड़की या लड़के की शादी होती है और या माता पिता ज़बरदस्ती शादी करते हैं और शिकायत होने पर पेरेंट्स को जेल भी हो जाती है। तो लीगली अब बातें अलग हो गई हैं। लीगली चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया है और मिनिमम एज को डिसाइड कर दिया गया है। बाय दिस टाइम दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर टू रन ए मैरिज लाइफ। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये मानना है कि फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पर, मेंटली यानी मानसिक तौर पर, और इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से 18 की उम्र में लड़कियां और 21 की उम्र में जो लड़के होते हैं वे शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, देन दे हैव राइट टू से अबाउट द चॉइस ऑफ देयर लाइफ पार्टनर्स। तो उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए ये भी कहने का अब राइट है। राइट यानी हक है। ठीक है, तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए ये लड़की का कंसेंट होता है तो ही शादी होगी, लड़के का कंसेंट होगा तो ही शादी होगी। विमेन एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब मेड द गर्ल टू बी एक्सेप्टेड एज लाइफ पार्टनर। तो इतना ही नहीं, अब विमेन एजुकेशन बहुत बढ़ रहा है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और पढ़ लिख करके एक्सेस टू जॉब काम भी कर रही हैं। तो पहले जो मेन पर्पज़ होता था शादी का वो ये था कि महिलाएं आएंगी तो घर का काम करेंगी, बच्चे होंगे उनको ब्रिंग अप करेंगी, उनको पालेंगी पोषेंगी। लेकिन अब विमेन एजुकेशन के कारण और लड़कियों के काम में लगने के कारण अब लड़कियों को सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि जो हस्बैंड हैं वो उन्हें एज ए लाइफ पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं। उनकी जो एम्बिशंस है उसे पूरा कर रहे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर रहे हैं और एक बराबरी का दर्जा उन्हें अब जीवन में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़? तो हमारा नरेटर किस टाइप का है? तो आप देखिए कि कितनी प्लानिंग से उसने रंगा और रत्ना की शादी करवाई, तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के हैं। द नरेटर श्यामा इज़ ए प्रैक्टिकल माइंडेड एल्डरली जेंटलमैन। तो हमारे नरेटर का क्या नाम है? श्यामा नाम है। और वो कैसा व्यक्ति है? प्रैक्टिकल माइंडेड, बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति है। थोड़ी सी उम्र है, ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े उम्र दराज जेंटलमैन है और बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति हैं। ही वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड विटी। हमारा जो नरेटर है श्यामा वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है और विटी भी है। विटी हाजिर जवाब है ना, हर समस्या का हल उसके उंगलियों पे रहता है। He observes a person by his manners। इतना ही नहीं, व्यक्ति कैसा है इसे समझने के लिए उसे व्यक्ति के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इससे वो पता लगा लेता है कि सामने वाला व्यक्ति किस टाइप का है।
Then he noticed the influence of English language on the way of life on Indian society. इसके अलावा वो ये भी नोट कर रहा है कि उसके गांव में धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है वो भारतीय जीवन के लाइफ स्टाइल पर किस तरह पड़ रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल किस तरह से चेंज होती जा रही है. The use of English words while speaking Kannada seems disgraceful to him. इतना ही नहीं, उसके गांव के लोग या आसपास के लोग जब कन्नड़ भाषा बोलते हैं तो बीच बीच में जो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी उसे अच्छा नहीं लगता है. इसलिए भी नहीं अच्छा लगता है कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वो इन बीच बीच में यूज़ हुए शब्दों को समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है. इवन ही डजंट अप्रूव द इंग्लिश कस्टम ऑफ लव मैरिज. तो इंग्लिश कस्टम में जो लव मैरिज का प्रेम विवाह का चलन है उसे भी वो अप्रूव नहीं करता है. ही लव्स फन एंड ह्यूमर. वो मजाकिया है, उसे हंसी मजाक पसंद है. ही यूज्ड मेनी सिमिलीज एंड मेटाफर्स टू हाईलाइट इन द लिटरेरी वैल्यू ऑफ स्टोरी. इस स्टोरी में बहुत से सिमिली, बहुत से मेटाफर का यूज़ हुआ है जो स्टोरी की लिटरेरी वैल्यू को बहुत बढ़ा देते हैं. तो सिमिली और मेटाफर क्या होता है ये अगली स्लाइड में आपको बताया हुआ है. द टच ऑफ द लोकल एसेंस. ठीक है, लोकल एसेंस. व्हाट इज़ द लोकल एसेंस? स्थानीय खूबियाँ. मेक द स्टोरी फुल ऑफ एथनिक कलर एंड एथेंटिसिटी. एथनिक कलर मानवीय रंग और एथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता. तो स्थानीय खूबियों ने मानवीयता की एक नई परिभाषा गढ़ते हुए कहानी को रंग और प्रामाणिकता से भरपूर कर दिया है. बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, हैप्पी एंडिंग वाली. देन तो फिगर ऑफ स्पीच. तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि लिटरेरी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है. तो जो मेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज़ सिमिली एंड मेटाफर. ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिमिली क्या होते हैं और मेटाफर क्या होते हैं. इनफैक्ट पहले हम ये देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार. अलंकार जिस तरह हम, अलंकार यानी जेवर होता है. तो जिस तरह अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम गहनों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे भाषा सुनने में बहुत अच्छी लगती है और इसे ही हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. इसके दो मेन हिस्से हैं, सिमिली हैं और मेटाफर. बहुत सारे हैं. तो सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर वाइडली यूज्ड बाय द राइटर्स to create mental images for their readers and make the text more lively and interesting. तो अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा लाइवली बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो हमारे राइटर्स हैं वो सिमिली और मेटाफर का यूज़ करते हैं. ये एक इनफैक्ट कंपैरिजन वाले डिवाइस होते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो रीडर्स हैं उनके दिमाग में एक इमेज बन जाता है और उस इमेज के कारण जो टेक्स्ट में हमारा ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो बिल्कुल लाइवली और बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से स्पष्ट हो जाता है. तो बेसिकली ऑल द सिमिलीज आर मेटाफर. जितने सिमिलीज होते हैं वो सब मेटाफर होते हैं. बट नॉट ऑल मेटाफर्स आर सिमिली. लेकिन जितने मेटाफर्स होते हैं वो सब सिमिली हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमिली क्या होता है. तो फिगर ऑफ स्पीच विच यूजेस लाइक और एज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना. तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपेयर करते समय लाइक या एस का यूज़ करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक ए पिग, है ना, वो सुअर की तरह खाता है। सुअर को आप देखिए कि दिन भर खाता रहता है। हम जिस बंदे की बात करें वो भी दिन भर खा रहा है। तो यहाँ उसके खाने की क्वालिटी को सुअर के खाने की क्वालिटी से कंपेयर किया जा रहा है लाइक का यूज़ करते हुए। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लाइक और एस का प्रयोग इस सिमिली में होता है। हर स्किन वॉज एज वाइट एज स्नो, उसकी स्किन उतनी ही सफ़ेद है जितनी बर्फ़ की सफ़ेद होने की क्वालिटी की तुलना उसके स्किन के गोरेपन से की गई है। द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, लाइक ए स्टेज, ये दुनिया रंगमंच की तरह है। रंगमंच की तरह, रंगमंच पर लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। तो ये दुनिया भी रंगमंच की तरह है। लोग इस दुनिया में आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। ही वर्क्स एज स्लो एज ए टर्टल, वो बिल्कुल टर्टल यानी कि कछुए की तरह काम करता है। तो कछुए के धीमे चलने की, धीमे होने की क्वालिटी उसके धीरे धीरे काम करने की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है। तो सिमिली में हम दो चीज़ों के क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करते समय लाइक और एस का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं मेटाफर क्या होता है। तो a metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two different things without using like or as, without using, है ना। तो सेम है, सिमिली जैसा ही है, लेकिन मेटाफर में हम like या as का यूज़ नहीं करते हैं। तो मेटाफर में भी हम दो चीज़ों की, बेसिकली दो चीज़ों के क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन like या एस का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, दुनिया रंगमंच है ना। सिमिली में क्या बताया था, द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज। मेटाफर में हम डायरेक्ट कह रहे हैं द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, दुनिया रंगमंच है। यू आर ए माउस, तुम चूहे हो। तो चूहा व्हाट मीन्स, कौन सी क्वालिटी चूहे की, शाय होने की क्वालिटी, कावर्डिक होने की क्वालिटी को, बंदा शाय है, बहुत ही थोड़ा डरपोक टाइप का है, तो उसे कहा जा रहा है यू आर ए माउस, है ना। द क्लाउड आर द बॉल्स ऑफ कॉटन, है ना। जिस तरह बॉल्स ऑफ कॉटन हल्के होते हैं, उसी तरह हल्का क्या है, क्लाउड है। देन द गार्डन वॉज अ जंगल ऑफ वीड्स, जंगल ऑफ वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार। उसका जो गार्डन है खरपतवार का जंगल है। क्लाउड्स जो हैं बिल्कुल कॉटन की बॉल हैं। तुम चूहे हो, ये दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। तो ये होते हैं मेटाफर जहाँ लाइक या एस का यूज़ नहीं होता है। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि सिमिली और मेटाफर को साइड बाय साइड बताया गया है डिफरेंस के लिए। द वर्ड इज़ लाइक ए स्टेज, मेटाफर में द वर्ड इज़ ए स्टेज। सिमिली में हम कहते हैं ही ईट्स लाइक ए पिग, मेटाफर ही इज़ ए पिग। सिमिली में हम कहेंगे ही वर्क्स एज स्लो एज ए टर्टल, इन मेटाफर ही इज़ ए टर्टल। In simile, he is as funny as a clown. In metaphor, he is a clown. Then कुछ और सिमिली यहाँ पर बताई गई हैं जो जनरली यूज़ की जाती हैं। As fresh as a daisy, as fast as a lightning, ठीक है। फ्रेश डेजी के फूल से, फास्ट लाइटनिंग से कंपेयर किया गया है। एज ब्लाइंड एज ए बैट, एज हैप्पी एज ए हिपो, एज रेड एज ए टमाटो, इनोसेंट एज ए लैम, ड्राई एज ए बोन, easy as a pie, hard as a nail, light as a feather, pretty as a picture, wise as an owl. So these are frequently used similes in our literary devices used by the writers. So students, this is
all about the textual question answer and their literary devices used in this story. तो अगले वीडियो में इसी लेसन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो आपके टेक्स्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जो हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसे एक बार और सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अब आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों को ज़रूर शेयर करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एक और बात है बच्चों कि अभी कोरोना क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ है, सेकेंड और थर्ड वेव कोरोना का पिक पर है, तो आप सभी आवश्यक सावधानी रखें, मास्क लगाएं, ज़रूरी है ये, घर में इतना ज़रूरी नहीं लेकिन बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी से बात करें, बाहर से आने पर अपने सारे सामान को सबसे पहले सैनिटाइज करें, साबुन से ज़रूर नहाएं और अपने कपड़ों को धोकर तुरंत सुखा दें, क्योंकि बेटा जीवन अपना और सुरक्षा ज़रूरी। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।